पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न पर बोले उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अयोध्या जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी और वरिष्ठ पत्रकार वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता। इन्होंने बढ़ते पत्रकारों पर उत्पीड़न और मुकदमा लगाकर जेल भेजने को लेकर चिंता जताई है और मांग की है कि सरकार पहले निष्पक्ष जांच कराकर दोषी होने पर ही कार्यवाही करे। उन्होंने कहा, पत्रकार हित में उपजा हमेशा काम करता है और हमेशा पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर आवाज उठाई है। हम आपको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा पत्रकारों को लेकर मीडिया से जो बात कही है वह आपको हम उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। आज देखने में आ रहा है जिस तरह से पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, हर जगह किसी पर केस हो रहा है, कोई जेल भेजा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अयोध्या के जिला अध्यक्ष भी हैं। आपकी क्या इसमें कहना है? पत्रकारों के उत्पीड़न के लिए हम लोगों ने सदैव विरोध किया है और हमारे राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भी पत्रकारों की समस्याओं पर सरकार से पुरजोर मांग किया है और हमारे संगठन के आंदोलन की बदौलत से आज छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो गया है। मजिस्ट्रेट स्तर की जांच कराई जाए, अगर दोष सिद्ध पाए जाएं तभी जो है पत्रकारों के विरोध में कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट कर दी जाए। आपको लगता है कि पत्रकार में एकता नहीं है, कहीं एकता की कमी है? कहीं ना कहीं ये है, जरूर हम लोगों को भी फील होता है कि हम पत्रकार साथी ही किसी भी नेता या कर्मचारी जो भी होते हैं, संगठन होते हैं, उनको हम लोग अर्थ से अर्थ तक पहुंचा देते हैं और आज हम जहां थे वहीं हैं, क्योंकि पत्रकार की जब बात आती है तो ना शासन सुनता है और ना प्रशासन सुनता है। तो कमी तो हम लोगों के बीच है ही है। हमारे बीच के ही साथी कुछ लोग जाके कहते हैं वो पत्रकार नहीं है, जबकि हम लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो भी अपने परिवार का है पत्रकार है तो पत्रकार है। पहले हम पत्रकारों की समस्याओं का निदान करें, उसके उत्पीड़न से उसको बचाया जाए। हम लोगों की भी यही लगातार मांग रहती है कि पत्रकार का उत्पीड़न कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले समय में अयोध्या जनपद से एक संदेश भी जाएगा कि पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ अयोध्या के पत्रकार एकजुट होकर शासन और प्रशासन की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इसके लिए हमने राष्ट्रीय स्तर पर अपने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से वार्ता भी की गई है और शीघ्र ही एक सार्क सम्मेलन होगा जिसमें 3 देशों के पत्रकार साथी यहाँ उपस्थित होंगे और पत्रकारों की समस्याओं पर बड़े स्तर पर विचार विमर्श किया जाएगा। देखने में आता है कि पत्रकार आर्थिक स्थिति से भी कमजोर दिखाई देते हैं कहीं ना कहीं, तो इसके लिए कोई कानून बनना चाहिए, कोई बेरोजगारी भत्ता ऐसा कुछ होना चाहिए जो माली हालत सुधर सके। पत्रकारों की जो आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है, इसके लिए एक मजीठिया आयोग बनाया गया था जिसमें ये व्यवस्था दी गई थी कि जो भी पत्रकार साथी किसी भी समाचार पत्र से जुड़े हैं उनको एक निर्धारित वेतन मिलना ही चाहिए। लेकिन जो इस समय देखने को मिल रहा है वो मजीठिया आयोग कहीं ना कहीं पत्रकारों की आर्थिक व्यवस्था को और चरमरा दिया है, क्योंकि अब कोई भी पत्रकार के लिए जो भी समाचार के संपादक हैं वो ये दिखाते ही नहीं हैं कि फला पत्रकार हमारे यहाँ है। तो स्थिति तो ये हो गई, जब पहले जो पत्रकार साथी 4-5 हज़ार रुपये कमा लेते थे और मजीठिया आयोग के डर से वो संपादक अब उन पत्रकार भाइयों को स्वयं अपने संगठन का, अपने पत्रकार जगत का, अपने अखबार का पत्रकार नहीं मानता है। वो किसी न किसी बहाने से दूसरे एजेंसी के माध्यम से उसको जोड़ता है और हमारे पत्रकार साथी को ऐसा न्यूनतम पारिश्रमिक दिया जाता है जो कहीं ना कहीं एक मजदूर से भी। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष भी हैं, वरिष्ठ हैं पत्रकार। तो आज जो पत्रकारों की हालत है आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर देखे जा रहे हैं, तो आपका संगठन इस बारे में क्या लड़ाई लड़ेगा? मेरा संगठन पत्रकार के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा है, संघर्ष करता रहेगा और जहाँ तक हो सकता है पत्रकार सुरक्षा कानून जैसे छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है, अगर उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ तो उपजा संगठन इसके लिए आंदोलन भी करेगा। पत्रकार सुरक्षा जल्द से जल्द लागू हो। अक्सर देखने में आ रहा है कि पत्रकारों का उत्पीड़न बहुत हो रहा है, मुकदमे हो रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है, बहुत कंडीशन खराब है। सरकार से क्या मांग है आपकी? इसके लिए उपजा हर जिले में है, हर जिले में है, हर प्रदेश में है।
राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और पत्रकार हित के लिए उपजा हमेशा हर जिले में संघर्ष कर रहा है। पत्रकार कहीं भी किसी को पीड़न होता है, प्रशासन को झुकाया जाता है और पत्रकार हित की लड़ाई लड़ी जाती है। अक्सर योगी जी बोलते रहते हैं, पत्रकारों के हित में भी बोलते रहते हैं, लेकिन देखने में ये आता है कि कहीं पत्रकारों को सुनवाई नहीं है आधिकारिक तौर पे, तो ऐसे में क्या कहना है? नहीं, पत्रकारों की सुनवाई होती है। पत्रकारों की सुनवाई वहाँ नहीं होती है जो वहाँ गैर पत्रकार है, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो अपने को पत्रकार बना रखे, अपना खुद यूट्यूब बनवा रखे हैं, खुद चैनल बना रखे हैं, जिनका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है। ऐसे पत्रकार की सुनवाई नहीं होती। ऐसे पत्रकार को पत्रकार कहा भी नहीं जाता। सोशल मीडिया जहाँ पत्रकार हित की बात है, पत्रकार हित के लिए कहीं भी अगर उपजा संगठन से वो जुड़ा है तो कहीं भी किसी का बता दीजिए, कहीं उत्पीड़न हुआ हो किसी जिले में। आज योगी जी को 6 साल हो गए सरकार में, क्या मांग करेंगे, क्या उपलब्धि देख रहे हैं? पहली मांग तो ये है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो। दूसरी मांग ये है कि इन्होंने कहा था, अभी घोषणा किया था कि 60 साल के ऊपर पत्रकारों को 10,000 रुपये लगभग पेंशन दिए जाएंगे, 10 से 15,000 रुपये। अभी तक लागू नहीं हुआ। तीसरी बात यह है कि हर जिले में कानूनी पत्रकार पुरम कानूनी बनाई जाएगी। अभी तक ये भी योगी सरकार का हमें लगता है कि केवल प्रोपोगंडा है। पत्रकार हित के लिए भाजपा सरकार कुछ नहीं करना चाहती। जहां मान्यता प्राप्त का सवाल उठता है, मान्यता प्राप्त पत्रकार के लिए जो है, जब से भाजपा सरकार आई है तब से बैठक नहीं हुई है कि किसी पत्रकार की मान्यता दी। अयोध्या रोडवेज के पास प्रगतिशील पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ललित यादव और युव जनसभा के पूर्व उपाध्यक्ष अनिल सिंह राणा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव का किया भव्य स्वागत के दौरान प्रगतिशील पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ललित यादव ने बताया, अयोध्या निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और बहुत ही संगठित होकर अयोध्या में समाजवादी पार्टी उभरेगी। कार्यक्रम में सम्मिलित लोग धर्मेंद्र यादव, अभय यादव, अभिषेक यादव, संदीप ठेकेदार, धीरेन्द्र यादव, रागदेव यादव, अजय सिंह, रामजन, ओमकर, विस्वल, हरीश यादव, रुपेंद्र, रिंकू, अभय यादव, अनुज, आकाश यादव, राहुल, राकेश त्यागी, विकास, सुनील प्रधान, विशाल यादव आदि लोग उपस्थित रहे। तो वही समाजवादी पार्टी के नवयुक्त जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव का पार्टी कार्यालय पर भदरसा के पूर्व चेयरमैन मोहम्मद राशिद ने अपने समर्थकों के साथ फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान राशिद ने कहा कि आज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी का अपने समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय पर पहुंचकर स्वागत किया है और उनको बधाई शुभकामनाएं दी। नवयुक्त अध्यक्ष श्री पारसनाथ यादव के स्वागत में समाजवादी नौजवान खड़ा है। तेज तर्रार व्यक्ति हैं। बहुत दिनों के बाद तो ऐसा जिला अध्यक्ष मिला है समाजवादी पार्टी को। नौजवानों की उम्मीदों पर, गरीबों मजलूमों के उम्मीदों पर निश्चित तौर पर खरा उतरेंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। अब गठबंधन की स्थिति राष्ट्रीय राजनीति तय करेगी कि क्या है क्या नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर अब की बदलाव की उम्मीद है और नौजवान से लेकर हर व्यक्ति इस सत्ता से, भ्रष्टाचारी सत्ता से परेशान है। बदलाव निश्चित तौर पर होगा और फैजाबाद हम जीतेंगे। के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री पारसनाथ यादव के स्वागत में हम लोग खड़े हैं। पारसनाथ यादव जी छात्र सभा से लेकर के अब तक समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे हैं और बहुत तेज तर्रार नेता रहे हैं, छात्र नेता रहे हैं, साकेत महाविद्यालय के छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे हैं, जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं। इससे उनसे बहुत उम्मीद की जाती है। फैजाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत होगी और बहुत ही संगठित होकर के फैजाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी उभरेगी। हम लोग बेरोजगारी, बेकारी और नौजवानों के साथ हो रहे अन्याय और प्रदेश में बढ़े भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर के समाजवादी पार्टी पूरे जिले में आंदोलन करेगी और लड़ेगी और नगर निकाय चुनाव को भी जीतेगी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार नवरात्रि के पावन पर्व पर प्रदेश के सभी मठ मंदिरों में धार्मिक आयोजन कराने का जो दिशा निर्देश दिया गया है, उसी के क्रम में आज गांधीनगर कॉलोनी में माता का कीर्तन और रामचरितमानस पाठ महिलाओं द्वारा किया गया, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
समाज सेविका रत्ना जायसवाल ने बताया कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी चैत्र की नवरात्रि में क्षेत्र की महिलाएं 9 दिन का व्रत रखती है और इस बार मुख्यमंत्री की पहल से प्रेरित होकर हम सभी रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य व दिव्य मंदिर बन रहा है, उससे अयोध्या ही नहीं पूरे विश्व में हर्ष का माहौल है। रामचरितमानस के पाठ से शरीर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो रामचरितमानस का पाठ करने की पहल की गई है, उससे प्रभु राम के प्रति समूचे विश्व की आस्था और बढ़ेगी। और उन्होंने जनता से अपील की सभी लोग अपने घरों में रामायण रामचरितमानस का पाठ जरूर करें। आज मैं गांधीनगर में रहती हूँ और आज यह रामनवमी, चैत्र रामनवमी के अवसर पे माता की जगराता और कीर्तन हो रहा है। जैसे कि मुख्यमंत्री योगी नाथ जी ने घर घर ये अपील किया है कि चैत्र रामनवमी में सुंदरकांड का पाठ होता रहे और उसी पर्पज से हम लोगों ने सुंदरकांड का वो किए हैं। उनका बहुत ही अच्छा संदेश है, घर में रामचरितमानस का पाठ हो और सुंदरकांड हो। मैं अयोध्या वासी से भी यही कहूँगी कि चैत्र रामनवमी के उपलक्ष्य पे सबके घर में सुंदरकांड और रामचरितमानस का पाठ हो। इस बार भव्य मंदिर निर्माण के वजह से शहर में मेला और गांव से हर जगह से काफ़ी लोग आके ये भव्य मंदिर निर्माण की खुशियां मना रहे हैं। मैं रत्ना जायसवाल, समाज सेविका। रामनगरी अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य अनवरत जारी है। ऐसे में मंदिर में लगाने के लिए भक्त अपनी श्रद्धानुसार सोना चांदी आदि दान कर रहे हैं। इसी कड़ी में निर्माणाधीन राम मंदिर में लगाने के लिए कुरुक्षेत्र के भक्तों ने हनुमान जी के प्रतीक स्वरूप कपिध्वज भेंट किया। मान्यता है कि महाभारत काल में अर्जुन के रथ पर कपिध्वज के साथ हनुमान जी विराजमान, इसीलिए पांडवों की विजय हुई। बता दें कि दक्षिणी हनुमान मंदिर कुरुक्षेत्र से विधिवत धार्मिक अनुष्ठान के बाद यह कपिध्वज रामनगरी लाया गया और कपिस्थल धर्मस्थान एवं वृद्ध केदार तीर्थ सुधार सभा दक्षिणी हनुमान मंदिर की तरफ से श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय प्रभारी श्री प्रकाश गुप्ता को सौंपा गया। वही कपिध्वज लेकर पहुंचे राम भक्त मनोज ओम व गोपाल सैनी ने बताया कि 48 कोस कुरुक्षेत्र हरियाणा से यहां पर आए हुए हैं। हमारा 48 कोस कुरुक्षेत्र महाभारत काल से जुड़े हुए बहुत सारे तत्व हैं। उसी क्षेत्र में हमारा दक्षिण हनुमान मंदिर है। महाभारत का काल में अर्जुन जी के रथ खड़ा हुआ था, उसी रथ पर हनुमान जी कपिध्वज के रूप में विराजमान हुए थे। हनुमान जी का कपिध्वज कहीं भी लगता है, उससे सारा कार्य पूर्ण होता है। इसलिए हम कपिध्वज अयोध्या लेकर आए हुए हैं और श्री भगवान रामलला के मंदिर निर्माण में यहाँ ध्वज लगे। इसी कामना को लेकर हम हर बार ध्वज को भेजते हैं। इस बार हमारा कपिध्वज ट्रस्ट ने सम्मान पूर्वक लिया, उनको हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। देखिए, हम 48 कोस कुरुक्षेत्र हरियाणा से आए हैं और हमारा 48 कोस कुरुक्षेत्र है, उसमें महाभारत काल से जुड़े हुए बहुत सारे तत्व है। उसमें हमारा दक्षिण हनुमान मंदिर है। वहाँ महाभारत काल में अर्जुन जी का रथ खड़ा हुआ था, उस रथ के ऊपर हनुमान जी कपि ध्वज के रूप में रथ के ऊपर विराजमान हुए थे। इस वजह से उस ध्वज की महिमा ऐसी है कि वो ध्वज कहीं भी हनुमान जी का वो कपि ध्वज लगाया जाता है तो हनुमान जी उस कार्य के, उस धरा के रक्षक बनते हैं और कार्य निर्विघ्न पूर्ण होता है। इस वजह से हम लगातार हर बार एक कपि ध्वज हमारे कैथल से यहाँ अयोध्या जी भेजते हैं। और यहाँ यही निवेदन रहता है कि वो रामलला जी के यहाँ लगे और हमारे रामलला का जो मंदिर बन रहा है वो निर्विघ्न पूर्ण हो। इस कामना से हम हर बार ये कपि ध्वज भेजते हैं। इस बार भी हमारा ध्वज ट्रस्ट ने सम्मान पूर्वक लिया। हम ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। मैं गोपाल सैनी, कैथल 48 कोस कुरुक्षेत्र से। क्या मतलब? ये कपिध्वज जो है, जब महाभारत कालीन युद्ध चल रहा था तो जो अर्जुन जी का रथ था जो भगवान श्री कृष्ण चला रहे थे सारथी बन के, उसके ऊपर लगा था। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में जो महाभारत का युद्ध हुआ वो निर्विघ्न पूर्वक पांडवों के पक्ष में आया और अर्जुन विजय हुए, अधर्म पर धर्म की विजय हुई। तो ये जो कपिध्वज जहाँ पे रहता है वहाँ पे जो विजय है वो निश्चित रूप से होती है। हम लोग कुरुक्षेत्र जो कि अभी कुरुक्षेत्र से आए हैं, जो कि अभी कैथल डिस्ट्रिक्ट हो गया है 48 कोस परिक्रमा, तो हम लोग हर साल लेके आते हैं।
तो इस साल हम यहाँ पे कपिध्वज लेके आए हैं, जो कि यहाँ ट्रस्ट में स्वीकार किया गया। और हम ये आशा करते हैं कि भगवान श्री राम जी का जो मंदिर है वो निर्विघ्न पूर्वक संपन्न होगा और हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो फलेगी, फूलेगी, आगे बढ़ेगी। और आप सभी मीडिया वालों का उसमें विशेष योगदान है। हमारी संस्कृति को आगे ले जाने के लिए सभी लोग मीडिया वाले भाइयों का सम्मान करें, अपनी संस्कृति का सम्मान करें, सभी लोग आगे बढ़े। सभी को धन्यवाद। मेरा नाम मनोज ओम है। मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक मंगलवार की देर शाम संपन्न हुई। इस बैठक की मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्षता नृपेंद्र मिश्र के द्वारा की गई। वही बैठक संपन्न होने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि रामलला की जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में की जाएगी वहां 51 इंच की खड़ी मूर्ति में होगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि रामनवमी पर रामलला का परिसर फूलों से सजा रहेगा। कोशिश यही की जा रही 1 लाख श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा जाएगा। तैयारियां हो रही। उन्होंने बताया कि अयोध्या में श्रद्धालु और पर्यटक प्रतिदिन कितने संख्या में आते हैं और वह कहां जाते हैं, इनका भी आकलन रेलवे की निर्माण एजेंसी राइट्स लगा रही है। और मंदिर निर्माण समिति के सदस्यों ने हवाई पट्टी के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। वही चंपत राय ने बताया कि मंदिर के खंभों में मूर्तियां बननी है, जिसके लिए 3 एजेंसियों का चयन किया गया है। प्रयोग के तौर पर ओडिशा के मूर्तिकार निर्माण शुरू कर दिया है और एक खंभे में कितने लोग कितनी मूर्तियां बना सकते हैं यह प्रयोग किया जा रहा है। क्योंकि कुल 12,000 मूर्तियां बनी है। राम मंदिर निर्माण के लिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर वन से लकड़ी आएगी। शोभा यात्रा के साथ लकड़ी बल्लारपुर से रवाना होगी, जिसमें वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण सक्सेना इस यात्रा में शामिल होंगे। महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के आमंत्रण पर डॉक्टर सक्सेना यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मैंने कहा है कभी न कभी 51 इंच की खड़ी मूर्ति, भगवान का परिसर और निर्माण स्थल पर गर्भगृह फूलों से सज्जा होगी। कोशिश की जाएगी 1 लाख लोगों को भगवान के जन्म का प्रसाद मिले, उतनी तैयारी हो रही है। मंदिर के अंदर किस क्रम से लोग जाएंगे बाहर निकलेंगे, ये ड्राइंग से समझाया। ये भी उन्होंने सूचित किया कि हम अयोध्या, हॉल्ट, कटरा और अयोध्या में 4-5 स्थानों पर 2 लोग 2 कार्यकर्ता हर स्थान पर 2-3 दिन रखेंगे, ताकि किस ट्रेन से कितने यात्री किस दिशा से आ रहे हैं, उतर रहे हैं, और वो क्या क्या देखने की इच्छा रखते हैं, कैसे जाते हैं, यानी क्राउड मैनेजमेंट। तो वो ये करने वाले हैं, ये भी जानकारी उन्होंने आज दी। मंदिर में लकड़ी के दरवाजे, चौखट, किवाड़, इसकी जानकारी दी गई। लकड़ियों की पहली खेप वहाँ से चलेगी। महाराष्ट्र के वन मंत्री जो बल्लार शाह के विधायक भी हैं, सुधीर, उन्होंने बड़े संतों को, कलाकारों को, राजनेताओं को निमंत्रित किया है और ऐसा लगता है कि बड़ी संख्या में जनता भी एकत्र आएगी। आज महाराष्ट्र के उन लोगों से वार्ता भी हुई, तो ये इस तरह की तैयारी संबंधी चर्चाएं अब शुरू हो गई है। मूर्ति काम यानी खंभों में मूर्तियां बननी है। 3 एजेंसियों को अभी चयन हुआ है। उड़ीसा के कारीगर मूर्ति बना रहे हैं, अभी प्रयोग हो रहा है। कितने दिन में एक मूर्ति बनती है, एक खंभे में कितने लोग बना सकते हैं। सामान्य खंभों में 2 लोग, जो बड़े बड़े खंभे हैं उसमें एक साथ 3 लोग, 3 दिशाओं में। दस से 12 हज़ार मूर्तियां बनेंगी तो ये कितने समय लगेगा, ये गुणा भाग हुआ है।
लेकिन इसका ट्रायल शुरू हो गया। जटायु के बारे में अंतिम निर्णय हो गया। कैसे बनेंगे, कौन बनाएगा, कांप सौंप दिए गए काम। कुछ राम के जीवन प्रसंगों के मूर्तियों के पैनल लगेंगे, उसका भी प्रयोग करके देखा गया है। और प्रारंभ में 10 पैनल बनाने का काम इसमें आगे बढ़े। तो इस तरह से भिन्न भिन्न कार्यों की समीक्षा इसी विषय पर सब समय